दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि आपको उस दुनिया का हिस्सा बना देती है। और अब वो लेकर आ रहे हैं द ओडिसी, जो इतिहास की सबसे महान और रोमांचक कहानियों में से एक पर आधारित है। लेकिन इस फिल्म को पूरी तरह समझने के लिए पहले हमें इसकी शुरुआत जाननी होगी। यह कहानी लिखी थी प्राचीन यूनान के महान कवि होमर ने। उनकी दो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं इलियाड और ओडिसी। इलियाड में ट्रॉय और ग्रीक राज्यों के बीच हुए भीषण युद्ध की कहानी है, जबकि ओडिसी उसी युद्ध के बाद शुरू होने वाली एक लंबी और ख़तरनाक यात्रा की कहानी है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब ट्रॉय के राजकुमार पेरिस स्पार्टा की रानी हेलेन को अपने साथ ट्रॉय ले गया। इसे ग्रीस के लिए बहुत बड़ा अपमान माना गया। हेलेन के पति मेनलॉस ने अपने भाई एगामेमनॉन और बाकी ग्रीक राजाओं के साथ मिलकर ट्रॉय पर युद्ध का ऐलान कर दिया। ग्रीक सेना समुद्र पार करके ट्रॉय पहुंची, लेकिन शहर की विशाल और मजबूत दीवारों को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। ट्रॉय के सैनिक भी शहर के बाहर ही लड़ते रहे ताकि उनके राज्य को कोई नुकसान न पहुंचे। देखते ही देखते यह युद्ध पूरे 10 साल तक चलता रहा। हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन ग्रीक सेना फिर भी जीत हासिल नहीं कर पा रही थी। तभी इथाका का राजा ओडिसियस, जो अपनी बहादुरी से ज़्यादा अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, एक ऐसा प्लान बनाता है जिसने इतिहास बदल दिया। उसने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनवाया और उसके अंदर अपने सबसे बहादुर सैनिकों को छिपा दिया। बाकी पूरी सेना ऐसे दिखाने लगी जैसे वे हार मानकर वापस लौट गई हो। ट्रॉय के लोगों ने उस लकड़ी के घोड़े को जीत की निशानी समझकर खुशी खुशी अपने देश के अंदर ले गए। लेकिन रात होते ही घोड़े के अंदर छिपे सैनिक बाहर निकल आए। उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और पूरी ग्रीक सेना अंदर घुस गई। देखते ही देखते ट्रॉय का महान साम्राज्य हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी ट्रॉय की जीत के बाद शुरू होती है, क्योंकि युद्ध जीतने वाला सबसे महान योद्धा ओडिसियस अपने घर लौटने के रास्ते में ऐसी भयानक मुसीबतों में फंसने वाला था जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। आगे दोस्तों, ट्रोजन वॉर जीतने के बाद सभी ग्रीक राजा अपने अपने राज्यों की ओर लौट जाते हैं, लेकिन इथाका का राजा ओडिसियस बाकी सबसे अलग फैसला लेता है। सीधे घर लौटने के बजाय वह अपने हजारों और सैनिकों के साथ समुद्र के रास्ते नई जगहों की खोज पर निकल पड़ता है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यही फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। कई दिनों तक समुद्र में सफ़र करने के बाद खाना और पीना ख़त्म होने लगता है। मजबूर होकर वे एक सुनसान द्वीप पर उतरते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारी भेड़ें दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ कोई साधारण चरवाहा रहता होगा, लेकिन जैसे ही वे एक विशाल गुफा के अंदर पहुँचते हैं, उनकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। वह गुफा एक भयानक विशालकाय और एक आँख वाले राक्षस पॉलीफेमस की थी। वह बाहर से एक विशाल पत्थर लगाकर गुफा बंद कर देता है और सभी सैनिक अंदर फंस जाते हैं। इसके बाद वह बिना किसी दया के एक एक करके कई सैनिकों को मारकर खा जाता है। ओडिसियस समझ जाता है कि ताकत से इस राक्षस को हराना नामुमकिन है, इसलिए वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। पहले वह पॉलीफेमस को शराब पिलाकर बेहोश कर देता है और फिर अपने साथियों की मदद से उसकी इकलौती आँख फोड़ देता है। दर्द से तड़पता राक्षस कुछ भी नहीं देख पाता। सुबह जब पॉलीफेमस अपनी भेड़ों को बाहर निकालता है, तब ओडिसियस और उसके साथी हर भेड़ के नीचे छिपकर गुफा से सुरक्षित निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि आखिरकार वे मौत के मुंह से बच निकले, लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जाते जाते उन्हें पता चलता है कि पॉलीफेमस कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा है। गुस्से में पॉलीफेमस अपने पिता से प्रार्थना करता है कि ओडिसियस कभी भी आसानी से अपने घर न पहुंच पाए। बस यही से ओडिसियस की किस्मत बदल जाती है। समुद्र में एक के बाद एक भयानक तूफान आने लगता है। जहाज रास्ते भटक जाते हैं और हर नई सुबह अपने साथ एक नई मुसीबत लेकर आते हैं। ओडिसियस को अभी अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है।
पोसाइडन के श्राप के बाद ओडिसियस की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जाती है। समुद्र में उठते भयानक तूफान उनके जहाज़ों को बार बार रास्ते में भटका देते हैं। कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक ऐसे द्वीप पर पहुंचते हैं जहां विशालकाय योद्धा रहते थे। जैसे ही ग्रीक सैनिक वहां उतरते हैं उन पर अचानक हमला हो जाता है। कुछ ही पलों में कई सैनिक मारे जाते हैं और उनके ज़्यादातर जहाज़ भी तबाह कर दिए जाते हैं। अब ओडिसियस के पास सिर्फ एक जहाज़ बचता है और उसी में सवार होकर वह अपने बचे हुए साथियों के साथ आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद वे एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां उनके सैनिकों को एक खूबसूरत महिला दिखाई देती है। जहां सर्सी नाम की एक रहस्यमयी महिला रहती थी। वह उनका बड़े प्यार से स्वागत करती और स्वादिष्ट भोजन परोसती है। लेकिन जैसे ही सैनिक खाना खाते हैं, सर्सी अपने जादू से उन सभी को जानवर बना देती है। जब काफ़ी देर तक उसके साथी वापस नहीं लौटते तो ओडिसियस खुद उन्हें खोजने निकल पड़ता है। महल में पहुंचकर उसे चारों तरफ अजीब जानवर दिखाई देते हैं और अपने साथियों का सामान भी वहीं बिखरा मिलता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। सर्सी उसे भी खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ओडिसियस सावधान रहता है और उसका जादू उस पर असर नहीं कर पाता। आखिरकार सर्सी सच स्वीकार कर लेती है। वह बताती है कि अक्सर लालची सैनिक उसके द्वीप पर आकर लूटपाट करते थे, इसलिए वह अपनी रक्षा के लिए उन्हें जानवर बना देती थी। जब ओडिसियस उसे भरोसा दिलाता है कि उसके साथी ऐसे नहीं है, तब सर्सी उनका जादू तोड़कर सभी को फिर से इंसान बना देती है। लेकिन इसके बाद वह एक ऐसी बात बताती है जो सबको डरा देती है। वह कहती है कि अगर ओडिसियस को अपने घर का रास्ता जानना है तो उसे मृतकों की नगरी जाना होगा। वहीं अंधे भविष्यवक्ता टेरेसियस उसे सही रास्ता बताएगा। ओडिसियस हिम्मत जुटाकर अपने साथियों के साथ मौत की उस रहस्यमयी दुनिया की ओर निकल पड़ता है, जहां उसका इंतज़ार सिर्फ जवाबों का नहीं बल्कि एक ऐसी भविष्यवाणी का था जो उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। सर्सी के बताए रास्ते पर चलते हुए ओडिसियस और उसके साथी आखिरकार मृतकों की नगरी पहुंच जाते हैं। वहां एक बलि देने के बाद चारों ओर मरी हुई आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। इन्हीं आत्माओं के बीच उनकी मुलाकात होती है अंधे भविष्यवक्ता टेरेसियस से। टेरेसियस ओडिसियस को चेतावनी देता है कि उसका घर लौटना आसान नहीं होगा। आगे ऐसी परीक्षाएं आने वाली हैं जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन होगा। फिर वह एक डरावनी भविष्यवाणी करता है, इस पूरी यात्रा में ओडिसियस के सभी साथी मारे जाएंगे और अंत में सिर्फ वही अकेला जिंदा बचेगा। ओडिसियस इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि वह अपने साथियों को हर हाल में बचा लेगा, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। मृतकों की नगरी से निकलने के बाद उनका सफ़र फिर शुरू होता है। रास्ते में लगातार तूफान आते हैं। कई साथी अलग अलग हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। फिर एक दिन वे एक ऐसे द्वीप पर पहुंचते हैं जहां देवताओं की पवित्र गायें चर रही होती हैं। ओडिसियस अपने सैनिकों को सख्त आदेश देता है कि कोई भी उन गायों को हाथ न लगाए, लेकिन कई दिनों तक भूखे रहने के बाद कुछ सैनिक मजबूरी में एक गाय को मारकर उसका मांस खा लेते हैं। यही एक गलती उन सब पर भारी पड़ जाती है। देवताओं का राजा जियोस इस अपराध से क्रोधित हो जाता है। जैसे ही वे द्वीप छोड़ते हैं, समुद्र का शांत पानी अचानक भयानक तूफान में बदल जाता है। आसमान से लगातार बिजली गिरने लगती है। एक विशाल बिजली सीधे उनके जहाज़ पर गिरती है और देखते ही देखते पूरा जहाज़ टुकड़ों में बिखर जाता है। ओडिसियस के सामने उसके सभी साथी समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। वह लाख कोशिश करता है लेकिन किसी को बचा नहीं पाता। अब उस विशाल समुद्र में चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और पहली बार महान योद्धा ओडिसियस पूरी तरह अकेला रह गया था। जहाज टूटने के बाद कई दिनों तक ओडिसियस समुद्र की लहरों में बहता रहता है। आखिरकार वह एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है कैलिप्सो नाम की एक अमर देवी से।
कैलिप्सो उसकी जान बचाती है, उसकी देखभाल करती है और धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगती है। वह चाहती थी कि ओडिसियस हमेशा उसी के साथ रहे, लेकिन कहते हैं कि उस जादुई द्वीप का असर इतना शक्तिशाली था कि इंसान धीरे धीरे अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलने लगता था। लेकिन ओडिसियस का दिल अब भी अपने घर, अपनी पत्नी पेनेलोप और बेटे टेलीमेकस के लिए धड़कता था। हर दिन उसे इथाका की याद सताती थी। उसकी यही तड़प देखकर आखिरकार देवताओं का संदेश आता है कि अब ओडिसियस को आज़ाद कर दिया जाए। कैलिप्सो भारी मन से उसे जाने देती है। ओडिसियस एक छोटी सी नाव बनाता है और एक बार फिर खतरनाक समुद्र में निकल पड़ता है। कई तूफानों और मुश्किलों से लड़ने के बाद लगभग 20 साल बाद वह आखिरकार अपने राज्य इथाका की धरती पर कदम रखता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। इथाका में लगभग सभी लोग मान चुके थे कि उसका राजा मर चुका है। उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कई अमीर और ताकतवर लोग महल में रहने लगे थे। वे खुद को पेनेलोप का दावेदार बताते थे और उससे शादी करके इथाका का नया राजा बनना चाहते थे। इन सभी में सबसे क्रूर था एंटिनियस, जो पेनेलोप और टेलीमेकस पर लगातार दबाव बना रहा था। दूसरी ओर टेलीमेकस अपने पिता की तलाश में भटक रहा था और अब उसकी जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। यह सब देखकर ओडिसियस समझ जाता है कि अगर उसने अपनी असली पहचान अभी बता दी तो दुश्मन तुरंत उसे मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए वह एक गरीब भिखारी का भेष धारण करता है और चुपचाप अपने ही महल की ओर बढ़ जाता है। अब शुरू होने वाला था ओडिसियस की ज़िंदगी का सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक मुकाबला। भिखारी का भेष बनाकर ओडिसियस अपने ही महल में पहुंचता है। वहां जो नज़ारा वह देखता है उसे देखकर उसका खून खौल उठता है। जो लोग कभी उसके मेहमान थे वही अब उसके महल पर कब्जा जमाए बैठे थे। वे उसकी पत्नी पेनेलोप पर शादी का दबाव बना रहे थे और उसके बेटे टेलीमेकस का अपमान कर रहे थे। लेकिन ओडिसियस जल्दबाजी नहीं करता, वह सही समय का इंतज़ार करता है। उधर पेनेलोप एक आखिरी प्रतियोगिता का ऐलान करती है। वह कहती है कि जो व्यक्ति ओडिसियस के विशाल धनुष पर डोरी चढ़ाकर निशाना लगा देगा वही उसका नया पति बनेगा। महल में मौजूद सभी दावेदार एक एक करके कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस धनुष को ठीक से उठा तक नहीं पाता। तभी वह बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ता है। पहले तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह बड़ी आसानी से धनुष पर डोरी चढ़ा देता है। पूरा महल सन्न रह जाता है। अब किसी को शक नहीं रहता कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं बल्कि इथाका का असली राजा ओडिसियस है। अगले ही पल ओडिसियस अपना पहला तीर छोड़ता है, जो सबसे क्रूर दावेदार एंटिनियस को जाकर लगता है। इसके बाद महल एक भीषण युद्ध का मैदान बन जाता है। टेलीमेकस और कुछ वफादार साथियों की मदद से ओडिसियस एक एक करके सभी दावेदारों को हरा देता है और अपने महल को दुश्मनों से आज़ाद करा लेता है। 20 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार पेनेलोप अपने पति से मिलती है। यह सिर्फ एक राजा की घर वापसी नहीं थी बल्कि उम्मीद, धैर्य और प्रेम की सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद ओडिसियस अपने बेटे टेलीमेकस को इथाका की जिम्मेदारी सौंप देता है। फिर वह पेनेलोप के साथ एक शांत जीवन की ओर बढ़ता है और उन सभी साथियों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने इस कठिन यात्रा में अपनी अपनी जान गंवा दी थी। तो दोस्तों, यही है ओडिसी की कहानी, एक ऐसी यात्रा जिसने यह साबित कर दिया कि असली जीत सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं बल्कि हर मुश्किल के बाद भी अपने घर और अपने लोगों तक लौट आने में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।